हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे इनका पास्ट में शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म किया और फ्यूचर में किस तरीके से इनका शेयर प्राइस परफॉर्म कर सकता है। तो अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले एक सालों में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 3x हो गया है। जो कि शेयर 300 के आसपास हुआ करता था, वो ऑलमोस्ट 900 रुपये के आसपास एग्जैक्ट शेयर प्राइस की बात करें तो 881 रुपये का ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है 1000 करोड़ की। जैसा कि नाम से ही ऑब्वियस है कि ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। तो अगर एग्जैक्ट प्रोडक्ट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कार सीट और इसके अलावा सीट फ्रेम, सीट कवर्स, इसके अलावा फ्लोर कारपेट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। और कंपनी की अगर स्टॉक पी की बात करें तो 28 का है। कंपनी का आरओसी थोड़ा सा कम दिख रहा है 16.6 का, और कंपनी का आरओई की बात करें तो 14.1% का, वो भी ऑलमोस्ट ओके है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ज़्यादा पुअर है। और इसके अलावा पीएनएल की बात करें तो कंपनी ने 2022 में 233 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। वो ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है अभी टीटीएम में। 556 करोड़ का नेट प्रॉफिट रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें 15 करोड़ से बढ़ करके 37 करोड़ का हो गया। और अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये 6% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था वो बढ़ करके अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8% था, अभी 9% हो गया। तो यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीजिंग ट्रेड में दिख रहा है, विच इज़ ए वेरी गुड साइन। और इसी हिसाब से शेयर प्राइस भी बात करें तो पिछले 5 सालों में शेयर प्राइस जो 100 के रुपए के आसपास हुआ करता था वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 10 गुना या 9 गुना हो चुका है और 881 रुपये का ट्रेड कर रहा है। तो शेयर ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें चार्ट को तो ये शेयर प्राइस कहीं ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके का कोई भी शेयर हो, अगर कोई शेयर अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो दो चीज़ होगी, या तो और ज़्यादा वो ऊपर जाएगा या फिर वो साइडवेज या फिर नीचे जा सकता है। तो देखिए, जो शेयर ऑल टाइम हाई है तो उसको तो ज़रूरी हमें वॉच लिस्ट में लगा कर रखना चाहिए, उसको और फर्दर रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि जो मल्टी बैगर रिटर्न्स है वो ऊपर ही जाता है। और जब ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे हो तो ऐसे ही शेयर को हमें फर्दर रिसर्च करना चाहिए। जो शेयर ऑलरेडी गिर रहा है या फिर साइडवेज जा रहा है तो उसको थोड़ा सा अगर आप बाद में भी रिसर्च करें तो चलेगा। लेकिन जो ऐसे शेयर जो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं तो उनको ज़रूर हमें प्रायोरिटी के साथ फर्दर रिसर्च करना चाहिए। तो एक व्यूअर ने हमें कमेंट सेक्शन में ये शेयर को बताया था, इसीलिए मैंने इंस्टेंटली अभी इसको ओपन किया और इसको फर्दर रिसर्च की और क्या मुझे फाइंडिंग्स मिली तो इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या ये शेयर कंसोलिडेट करेगा और ऊपर जा सकता है या फिर इसमें कुछ कहना मुश्किल है। तो अगर कंपनी की थोड़ा एक दो चीज़ और हैं जो डिस्कस कर लें। बैलेंस शीट में तो डेट लेवल ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 70 करोड़ का कैश भी है। इसके अलावा कैश फ्लो की बात करें तो 48 करोड़ का कैश फ्लो है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी के इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में आए तो 73% जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है और पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग है। और इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। जो दिसंबर 2022 में जो 6800 थे वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 2 गुना हो गए हैं और ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास इसमें इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं। तो अब हमें समझना ये है कि क्या ये शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा या फ्लैट या फिर नीचे जाएगा। तो ये समझने के लिए हम क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आखिर पिछले 1-2 सालों में इतना अच्छा शेयर प्राइस परफॉर्म क्यों किया और फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो अगर इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और थोड़ा लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने बताया कि ये कंपनी शारदा मोटर्स के साथ डीमर्ज हुई थी। एक भारत सीट करके एक जॉइंट वेंचर था जो कि मारुति सुजुकी के बीच में था। तो ये जो कंपनी पहले मारुति की सुजुकी से बहुत लंबा टाइम से बिजनेस कर रही है और करेंट टाइम में भी इनका मारुति सुजुकी से बहुत अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है। और इसके अलावा जो इनके कस्टमर हैं, मारुति है, टोयोटा है, और तो इनका जो कैपेसिटी है आने वाले 6 से सालों में डबल हो सकती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ इंडस्ट्री नहीं है जो कि आने वाले 5-6 सालों में दिख रही है। ये शेयर रिसेंट में अच्छा परफॉर्म इसलिए किया है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कोई सेक्टर जो 4-5 सालों से कोई म्यूटेड ग्रोथ थी तो इंस्टेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 6 से 7 सालों में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करेगी। एवरेज ग्रोथ की बात करें तो 10 से 12% की एवरेज ग्रोथ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर में दिख सकती है। और उसी हिसाब से कंपनी
भी परफॉर्म करती है। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं या फिर ये कहें कि इनके OEM जो पार्टनर्स हैं वो जिस हिसाब से अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से उनके प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, मार्केट में आएंगे, उसी के हिसाब से ये पर्टिकुलर जो हमारी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है NDR ऑटो कंपोनेंट्स, ये उसी हिसाब से इनकी भी ग्रोथ होगी। तो इनकी जो मार्केट पोजीशन और ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो मार्केट शेयर है इनका सुजुकी के साथ 30 to 35%, और उन्होंने रिसेंटली हुंडई किया के साथ पार्टनरशिप की है जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपनी डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। और ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो प्रीमियमाइजेशन का जो इसमें ट्रेंड दिख रहा है, इसी वजह से जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% से 9% का हो गया है, जो कि एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये जो पर्टिकुलर प्रीमियमाइजेशन है वो इनके फेवर में काम किया है। इसके अलावा वैल्यू इंक्रीज पर OEM ये भी इंक्रीज हुआ है, जो को हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं। इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किए जिस वजह से इनका ग्रोथ हुई है, और देख सकते हैं कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने प्रॉफिट और सेल्स सबको डबल कर लिया है। इसके अलावा बात करें तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है इन्होंने, इम्पैनलमेंट हुआ है किया के साथ, और इन्होंने जो सप्लाई स्टार्ट करनी है जनवरी 2025 से, यानी अभी 8-9 महीने लग सकते हैं जब ये इनके लिए सप्लाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे किया इनका थर्ड OEM पार्टनर है। पहले इनके पास सिर्फ 2 OEM थे, पहला एक मारुति सुजुकी था और दूसरा टोयोटा था। अब इन्होंने थर्ड पार्टनर ऐड किया। तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसमें कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा है। इनकी प्योर परफॉर्मेंस मारुति सुजुकी के जो प्रोडक्ट रहेंगे और टोयोटा के जो प्रोडक्ट रहेंगे उन्हीं पे डिपेंड करेगा। हालांकि ये दोनों अपने अपने सेक्टर, अपने अपने प्रोडक्ट में मार्केट लीडर्स हैं। टोयोटा एक प्रीमियम क्वालिटी के कार बनाती है और मारुति सुजुकी थोड़ा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है। तो ये दोनों तो अपने अपने सेगमेंट में तो ऑलरेडी मार्केट लीडर है, लेकिन एक कंसंट्रेशन रिस्क इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इन्होंने हयाशी तेलेम्पू इस कंपनी के साथ जो है टेक्निकल पार्टनरशिप की है, जो कि साइन शेयर्स मारुति सुजुकी और टोयोटा को मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करने के लिए इन्होंने टेक्निकल पार्टनरशिप की है। इसके अलावा रेवेन्यू प्रोजेक्शन और मिक्स की बात करें तो इन्होंने 80 करोड़ रुपए का जो किया से जो बिजनेस आने वाला है 80 करोड़, और इन्होंने 35 करोड़ शेयर्ड बिजनेस से आने वाला है। तो यहाँ पे अगर टोटल जो रेवेन्यू का है एनुअल ऑलमोस्ट 100-125 करोड़, तो करेंट सेल्स फिगर से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर कंपनी का ये दोनों रेवेन्यू आने लगता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 10 से 12% की ग्रोथ तो इन ये 2 प्रोडक्ट दिलाएगा। लेकिन इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा तो ये भी आगे अभी समझेंगे। तो फाइनेंशियल टारगेट्स और कैपेक्स का जो टारगेट इन्होंने दिया है कि इबिटा मार्जिन 10% के आसपास रह सकता है, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये 9% के आसपास है, तो इसी हिसाब से ये कंटिन्यू रह सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। इसके अलावा कैपेक्स की बात करें तो 20 करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्लान किया है, जो कि ये इनका जो ऑर्डर्स था 80 करोड़ रुपए का, ये आने नेक्स्ट ईयर, तो उसी के लिए ये कैपेक्स हो रहा है। इसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, देखिए ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी नई कैपेसिटी बना रही है तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इस कंपनी के पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो ऑलरेडी 70 से 80% है हरियाणा, बेंगलोर और गुजरात में जो भी इनके प्लांट है। तो और कंपनी फर्दर बहुत हेवी कैपेक्स नहीं कर रही है, सिर्फ जो छोटा सा कैपेक्स है इनका 20 करोड़ रुपये का। तो समझ में आ रहा है कि कैपेसिटी ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत कोई बड़ा कैपेक्स अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस कंपनी में ग्रोथ ना हो रही हो। इसके अलावा न्यू कैपेसिटी इंस्टॉलेशन अंडरवे है मारुति सुजुकी की, जो कि कंप्लीट होगी दिसंबर 2024 तक, क्योंकि मारुति सुजुकी इनका अब तक का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, और इनकी जो नई कैपेसिटी आ रही है दिसंबर 2024 में, तब जो कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे तो इनकी रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो ये लो डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। तो ये तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बता दिया कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं, लेकिन स्टेबल लो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में, यानी FY26 या FY27 तक कुछ ग्रोथ आ सकती है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 क्वार्टर बाद हमें इस कंपनी को और रिव्यू करना चाहिए। तब हमें पता लगेगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी FY26 या 27 में किस तरह की ग्रोथ आ सकती है। लेकिन अभी तो क्लियर मैनेजमेंट ने ही बताती है कि लो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि इस कंपनी को अभी हमें और ज़्यादा वॉच लिस्ट में लगा के वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो
एक्सपेंड कर रही है अपार्ट फ्रॉम सुजुकी, किया और टोयोटा के अलावा और भी पार्टनर्स को ऐड कर रही है, जो कि जब ऐड करेगी तो ऑलरेडी हमें प्रेस रिलीज में कंपनी इन्फॉर्म ज़रूर करेगी। तो इसके अलावा जो जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है कि इस कंपनी में पर्टिकुलर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा क्या वेट करता हूं कि जब कंपनी में ज़बरदस्त ग्रोथ हो तब का किसी शेयर को बाय किया जाए। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में ग्रोथ ट्रिगर्स तो मुझे दो ही दिख रहे हैं। एक, जब इन्होंने जैसा कि इंडिकेट किया कि FY26 या FY27 में कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले उस और वहाँ से ग्रोथ आए, या दूसरी चीज़ ये कोई चौथा पांचवा ओईएम को ऐड करे, तब इस कंपनी में फर्दर ग्रोथ आएगी। क्योंकि अभी नेक्स्ट एक साल तक तो मुझे कोई खास ऐसा ग्रोथ नहीं दिख रहा। तो फिलहाल तो मैं इस कंपनी को वॉच लिस्ट में लगा के रखूंगा और थोड़ा सा 3-4 क्वार्टर बाद फिर ट्रैक करूंगा कि क्या अभी ग्रोथ आउटलुक है। लेकिन अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि शायद आप फ्लैट रहे या फिर अब ये नीचे भी जा सकता है। तो ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सेल रिकमेंडेशन, लेकिन जिस हिसाब से इनका बिजनेस आउटलुक मैनेजमेंट से डिस्कशन करने के बाद पता लगा, वही आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।